हरिओम दादा। हर शनिवार के तरह आज भी एक विषय लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मेरा विषय मैंने शुरू में ही बता दिया है कि हमें एक मानव के जीवन में स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है। तो मेरा एक विषय है स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास। केवल स्वस्थ होने से नहीं चलेगा, परिवार का और स्वयं का विकास होना भी अति आवश्यक है। शारीरिक मानसिक लेवल पे विकास की आवश्यकता होती है, तभी जीवन में स्थैर्य प्राप्त होता है। इस विषय को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमेशा की तरह आज भी ईश्वर प्रार्थना हम लोग लेंगे और थोड़ा ध्यान लेंगे, और ध्यान के पश्चात आज का जो स्वास्थ्य के अंतर्गत जो विषय है डायबिटीज। हालांकि डायबिटीज के संबंध में कई विद्वानों ने अपने विचार हमारे वर्ग में रखे हैं। मैं कुछ बातें हटकर आपको बोलने वाला हूं। मेरा एक मानना है कि हर ऑर्गन के फेलियर के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और जब तक हम वजह नहीं ढूंढेंगे उसका इलाज संभव नहीं है। और इसीलिए मैं, मेरा अध्ययन, मेरा अनुभव, मेरा ऑब्जर्वेशन, इसको मद्देनजर रखते हुए इस विषय को दोबारा लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं। हालांकि इस संबंध में मैंने पहले भी कुछ विवेचन दिया हूं, उसके कारण भी बताया हूं, इलाज भी बताया हूं, मगर आज इन डिटेल्स रोजमर्रा के जीवन में इर्द गिर्द में लोगों को जो डायबिटिक सफरर्स है उनको देखता हूं, दया आती है कि हम कहां जा रहे हैं। ईश्वर ने हमारे शारीरिक मशीनरी को स्वस्थ बना के भेजा, मगर रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसे अस्वस्थ करने के पीछे पड़े। तो इसलिए अस्वस्थता क्या है, पैंक्रियास फेल्योर क्या है, क्यों होता है, उसकी क्या वजह हो सकती है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस संबंध में हम लोग बात करेंगे। तत्पूर्व ईश्वर की प्रार्थना और 10 मिनट का ध्यान, और फिर अपने विषय की हम लोग शुरुआत करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। क्योंकि यह विषय लेके मैं जो आगे बढ़ा हूं, इसमें रामचरितमानस का काफी योगदान है। इसलिए शंकर पार्वती जी के हम प्रार्थना लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वर। इसका मतलब होता है श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी के मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। इसी के साथ मैं हमारे गुरुजनों को वंदन करके ध्यान की तरफ मुड़ना चाहूंगा। हमें केवल 10 मिनट का ध्यान करना है। ध्यान करने से हमें एक आदत बनेगी, स्वभाव बनेगा। ध्यान का स्वभाव बनना चाहिए। मोबाइल डिस्चार्ज होने के पहले ही चार्जिंग पे हम लोग लगाने की आदत डाल चुके हैं, वैसे ही ध्यान की भी एक आदत बने। थकान आने के बाद में फिर ध्यान करने के जगह पे जब जब मौका मिलता है हमें ध्यान करना अति आवश्यक है। ध्यान करने की विधि मैंने आपको बताई। आंखों से चश्मा उतार दें, आंखें बंद कर दें, तत्पश्चात ध्यान लगाने हेतु मन का निर्विचार होना अति आवश्यक है। निर्विचार होना कृत्रिम या मैकेनिकली हमें नहीं करना।
दिमाग में विचार आएंगे, विचार जाएंगे, उसको एक थर्ड पार्टी के नाते हमें केवल देखना है। जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं, विचार आते आते उसकी गति कम हो जाएगी, दो विचारों का अंतर बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे मन शांत होगा। ईश्वर में हमारा हमारा ध्यान लग जाएगा। श्री राम। श्री राम। दोनों हाथों को का घर्षण करें, चेहरे से घुमाएं और धीरे धीरे आंखों को खोलें। हर समय मैं एक बात का जिक्र करता हूं कि जो भी पद्धति मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ये जीवन परिवर्तन की पद्धति है। केवल ये नहीं कि बीमार हुए, दवा खाई और रोजमर्रा की जिंदगी की शुरुआत की, नहीं। यह एक साधना है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, यज्ञ करते हैं, ऐसे मानना है। वैसे जीवन एक साधना है। साधना के 3 सूत्र है: तप, सेवा, सुमिरन। और मैं हमेशा एक टाइम टेबल आपको देता हूं जिनकी उम्र 25 से ऊपर हो गई। टाइम टेबल कौन सा है, इसका भी मैं हर बार जिक्र करता हूं, ताकि हम इस टाइम टेबल को न भूले, जीवन का एक अंग बना लें।
बच्चे उम्र के 25 तक बढ़ते हैं, चाहे लड़का रहे लड़की रहे, 25 के बाद कोई बढ़ने वाला नहीं। और इसीलिए खान पान पद्धति में परिवर्तन होना अति आवश्यक है। टाइम टेबल क्या हो, क्योंकि शरीर पंचमहाभूतों का बना हुआ है और पांचों भी तत्व शरीर बढ़ाने हेतु, शरीर को मेंटेन करने हेतु आवश्यक है। आकाश तत्व सुबह कम से कम 12 बजे तक कुछ ना ले, आकाश तत्व यानी खालीपन। दोपहर के बाद वायु तत्व और अग्नि तत्व, वायु तत्व में पत्ते आते हैं, अग्नि तत्व में मौसमी फल आते हैं। तो दोपहर में जिनकी उम्र 25 से ऊपर हो गई, केवल पत्ते और फल, सलाद, पत्ते, फल, ये कॉम्बिनेशन हमारे लंच का हिस्सा बने। उसके बाद रात का, मेहनत के बाद का जो खाना है वह जल तत्व और पृथ्वी तत्व का हो। जल का मतलब होता है सब्जी और पृथ्वी तत्व का मतलब होता है अनाज। तो 12 बजे तक कुछ नहीं, दोपहर में जो कुदरत ने दिया है वह, और रात में मेहनत के बाद सब्जी और अनाज। दूसरा एक सूत्र मैंने बताया था, सेवा। सेवा में आय से दशांश, खाने से चतुर्थांश, और 24 घंटे में 1 घंटा निःशुल्क सेवा। और तीसरा मैंने बताया सुमिरन। सुमिरन का मतलब होता है मेडिटेशन। 24 घंटे में 1 घंटा यानी 20-20 मिनट 3 बार ध्यान किया जाए, ईश्वर से नाता जोड़ने हेतु। ये साधना के माध्यम से शरीर पूर्णतः स्वस्थ होता है। आज जो डायबिटीज के ऊपर मैं बात करूंगा, उसमें भी तप, सेवा, सुमिरन का बहुत बड़ा रोल है। उसके सिवा स्वस्थ शरीर हो ही नहीं सकता। उसके बाद मैंने आपको बोला था एनिमा के बारे में। एनिमा का भी जिक्र मैं डायबिटीज के ट्रीटमेंट में दोबारा करने वाला हूं। सो एनिमा ट्वाइस ए वीक, कम से कम उपवास, सप्ताह में 1 दिन, महीने में 3 दिन, और 6 महीने में 9 दिन का उपवास हो। उसके बाद में हम कैसे धीरे धीरे स्वस्थ बने, यह हर व्यक्ति अपना अनुभव ले। इसके पहले हमने जो विषय लिया था बाराक्षार, बाराक्षार का महत्व इसीलिए आगे आया क्योंकि बड़ी आंत में, कोलन में, जिसका चित्र मैं आज दोबारा बताने वाला हूं, बाराक्षार खींचे जाते हैं। और जहां वो कम पड़ते हैं, खाने में से आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती, वहां पे हम कृत्रिम यानी मार्केट में जो सॉल्ट, सेम सॉल्ट अवेलेबल है, उसका प्राशन करके हम अपने को स्वस्थ बना सकते। कुल 12 क्षार है, 12 सॉल्ट्स, जिसके माध्यम के दुनिया का हर रोग का इलाज हो सकता है। यह फिलॉसफी। अभी हम लोग डायबिटीज पे गौर करेंगे। हालांकि डायबिटीज पे मैं इसके पहले भी बात कर चुका हूं, मगर मैंने उस समय ज्यादा डिटेल्स में डायबिटीज नहीं लिया था। उसके कुछ बेसिक चीजें मैंने आपके सामने रखी थी। मगर आज डायबिटीज क्या है, कितने प्रकार के हैं, डायबिटीज होने की वजह क्या है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्या डायबिटीज पूर्णतः दुरुस्त हो सकता है, यह भी एक सवाल है, और जिसका जवाब मैं हाँ में देता हूं। तो इसके ऊपर हम लोग रोशनी डालेंगे। और इसके बाद का जो विषय रहेगा, और एक अभी रामकृष्ण दादा ने बात की है कि हमको 12 अक्षर के कॉम्बिनेशन हमको अभी लेने बाकी है। तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो शारीरिक व्याधि के तहत बदलते। जैसे बुखार आया, कॉम्बिनेशन बदला, कहीं सूजन आई, कॉम्बिनेशन बदला, डायबिटीज हुआ, कॉम्बिनेशन बदला, संधिवात की शिकायत हुई, कॉम्बिनेशन बदला। कहने का मतलब लक्षण के अनुसार उसके कॉम्बिनेशन बदलते हैं। और इसलिए मैंने यह सोचकर निर्णय लिया कि शारीरिक व्याधि के जो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डायबिटीज से, उसके बाद ब्लड प्रेशर आएगा। अगला जो विषय मेरा रहेगा वो ब्लड प्रेशर से संबंधित है। ब्लड प्रेशर क्या होता है?
हार्ट लंग्स के फंक्शंस का मतलब क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, ब्लड प्रेशर में नीचे वाला ऊपर वाला ब्लड प्रेशर में क्या अंतर है। कहने का मतलब ये है, इन डिटेल्स में ब्लड प्रेशर के ऊपर अगली बार रोशनी डालें। ब्लड प्रेशर का भी एक टेंशन समाज में पाला हुआ है, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ, उसका इलाज भी बताऊंगा। सो इसलिए आज मैं हम डायबिटीज पे चर्चा करेंगे, ब्लड प्रेशर को हम आगे लेंगे। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं, डायबिटीज क्या है। मराठी में इसको मधुमेह बोला जाता है। मधु का मतलब शहद, मधुमेह। तो मधुमेह हुआ है ऐसे जब भी डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं, तो लोग बाग समाज में अक्सर मधु यानी मीठा, सो कड़वी चीज लोग खाना शुरू कर देते। कई लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं रोजाना 1 गिलास कड़ू नीम का रस लेता हूं। कड़ू नीम मीठी शक्कर होती है। डायबिटीज मीठे खाने से नहीं होता है। कड़ू नीम के पत्ते के रस से क्या होने वाला है। मैंने आज तक कड़ू नीम के पत्ते से डायबिटीज दुरुस्त हुआ यह कभी भी देखा नहीं, ना तो मैंने प्रयोग भी किया। हालांकि कड़ू नीम पत्तों का रस रोजाना लेने वाले मेरे पास, मगर मैंने आज तक उनका क्लेम कि मेरा डायबिटीज दुरुस्त हुआ है ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ, एक मैंने जरूर देखा है कि मेरे यहाँ कोई टीचर्स आते थे जिन्होंने 3 दिन का प्रयोग किया, केवल फल खाते रहे, और 3 दिन उन्होंने शुगर चेक की, उनकी शुगर बिल्कुल बढ़ी नहीं। तो कहने का मतलब मीठा फल खाने से शुगर बढ़ती है, यह भी धारणा सरासर गलत है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी इस चीज को प्रयोग करें। हमें प्रयोग करने का जिम्मा भले ही हमारा है, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रयोग तो करने ही पड़ेंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो कहा वो सच्चाई साबित करने हेतु तो आप प्रयोग करें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। हम लोगों ने अपने पे काफी प्रयोग किया, समाज पे कई लोगों पे मैंने प्रयोग किया, डायबिटीज को पूर्णतः समझा है, उसकी रेमेडियल एक्शंस क्या हो ये भी मैंने अध्ययन किया है। तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी रिसर्च हुआ है उसका ऑनर करते हुए अपने जीवन में उतारना है और फिर अनुभव लेना। उतारते उतारते उसका ऑब्जर्वेशन लेना है, अध्ययन करना है। साथ में सलाह मशलत तो की जा सकती है, मैं हर बार बोलता हूं। विद्वान का ऑनर होना चाहिए, विद्वान से सलाह मशलत होनी चाहिए। जो एक्सपर्ट है, अपना जीवन के मौल्यवान क्षण उसके लिए बहाल करते हैं, उनका ऑनर भी होना चाहिए, उनसे सलाह मशलत भी करनी चाहिए, उसको उनका ज्ञान प्राप्त करने। मैंने मेरे गुरु मिले थे मुझे, जिन्होंने मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में चलना सिखाया। आध्यात्म क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके ऊपर मुझे, जैसे योग स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस ने जैसे भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बताया, वैसे ही मुझे एक प्रताप जाधव करके थे जिन्होंने अध्यात्म में चलना मुझे सिखाया। मैं उनको प्रथम गुरु मानता हूँ। माँ बाप तो होते ही हैं, उसके बाद स्कूल में भी मेरे एक गुरुवर्य थे, उनको भी मानता हूँ। और प्रताप जाधव जी जिन्होंने मुझे अध्यात्म के संबंध में सिखाया। मेरा विश्वास नहीं था ईश्वर क्या है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, क्या करता है, और ईश्वर ही मालिक क्यों, हम क्यों नहीं। अपन कहीं होता है ना कई बार, इसे नहीं क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मुझे क्यों नहीं बनना चाहिए, ऐसे कई विचार मेरे दिमाग में आया करते। तो उन्होंने मुझे सही रास्ता बताया था। सो गुरुवर्यों का सम्मान और उनसे ज्ञान प्राप्ति यह अति आवश्यक है। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज क्या है। मधुमेह, डायबिटीज का संबंध पैंक्रियाज से है। पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि होती है शरीर में,
जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम से भी डायरेक्ट नाता है। पैंक्रियास फेल्यूर के कारण डायबिटीज होता है। अब पैंक्रियास का रोल क्या है, ये भी हमको समझना है। पैंक्रियास का रोल है कि जो भी हम लोग खाते हैं उसमें जो भी मीठापन होता है, चाहे गेहूं रहे, चावल रहे, साबूदाना रहे या फल, शक्कर, गुड़, जो भी रहे, जो भी हम लोग खाते हैं उसमें से शक्कर, ग्लूकोज यानी फ्रुक्टोज, ये खींचा जाता है, एब्जॉर्ब होता है बड़ी आंत में, और पैंक्रियाज उसको कन्वर्ट करते इंसुलिन में। इंसुलिन जो द्रव्य है, इस शरीर को ईंधन जैसे काम करता है, फ्यूल, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इंसुलिन कम बने तो उसके क्या दुष्परिणाम शरीर में होते हैं, ये भी मैं आगे लेने वाला हूं। एक बात जरूर है कि कहते समय कभी कभी किसी को मन में डर पैदा हो, डरने की कोई गुंजाइश नहीं, डरने की बात ही नहीं। यह काम मैं कभी नहीं करता हूं, चाहे कितना भी बड़ा बीमार हो, मैं उसको डर से दूर रखता हूं। पहले डॉक्टर थे हमारे घर में, विजिट करते थे, बुखार भी आया तो पेशेंट के पीठ पे हाथ रख के कहते थे, तुला काही झालेलं नहीं है, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, काय के लिए चिंता करता है, तो आधी बीमारी तो वहीं भाग जाती। मगर आज अप्रोच बदल चुका है। आज हमारे एक्सपर्ट्स पेशेंट के दिल में ऐसा डर बना देते हैं ताकि पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो। गलत अप्रोच। मगर परिस्थितियां, आप सुधारोगे या एडवाइस दोगे कितने को? 2, 5, 100, 50, हर एक को तो आप नहीं सुधार सकते हो। बेहतर अपने आप को सुधार। गलत दरवाजे पे जाने के पहले खुद अध्ययन करो, खुद का ऑब्जर्वेशन लो, आपको मार्ग मिल जाएगा। जहां मार्ग नहीं मिलेगा, मैंने सुमिरन का जिक्र किया है, भगवान से नाता जोड़ो। मोबाइल तो कंपनी बनाती है, चार्जिंग हम करते हैं। भगवान ने हमें पैदा किया है तो चार्जिंग तो प्रोसेस तो उसने दिया है हमको। तो भगवान यही एक बढ़िया चार्जर है, उससे रोजाना नाता जोड़ो। जो भी चाहते हो, जो भी समस्या हो, उसके सामने प्रस्तुत करो, मार्ग निश्चित मिलेगा। अब डायबिटीज जो है, डायबिटीज 2 प्रकार के माने गए, टाइप 1 और टाइप। मैं इसमें एक बात जिक्र करना चाहूंगा। कभी कभी लोग चर्चा करते हैं डायबिटीज के संबंध में या कोई भी बीमारी के संबंध, उसमें यह कहा जाता है कि भारतवर्ष में पॉपुलेशन का इतना परसेंटेज डायबिटिक लोग है। ये जनगणना नहीं है कि हम परसेंटेज याद रखें, हमें कोई मतलब नहीं आता उससे। हर इंडिविजुअल को सुधरना है अपने आप से या किसी के सलाह से, और उसको मदद करना है समाज के हर व्यक्ति ने। वर्ल्ड में भी डायबिटिक का प्रमाण काफी बढ़ चुका है। मेरे यहाँ जितने पेशेंट आते हैं, 10 में से कितने पेशेंट डायबिटिक है ये मैं जानता हूं। मगर ये मैं आपको परसेंटेज बता के इलाज तो नहीं बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम डायबिटीज से मुक्त हो या आपको डायबिटीज ही ना हो, इसका इलाज मैं आपको बताना चाहूंगा। तो डायबिटिक 2 प्रकार के हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज जो माना गया है वो पैदाइशी डायबिटीज समझा जाता है, और टाइप 2 जो है वो ग्रोन अप स्टेज में शरीर जैसे बढ़ता है, तो उम्र के मान के चलो, अक्सर मैंने देखा है बच्चों का डायबिटीज पैदाइशी मान लिया, मगर अक्सर डायबिटीज ये जो जवान लोगों में या मिडिल एज में जो आता है, 25 के बाद, 30 के बाद कई पेशेंट डायबिटिक हो जाते हैं। मैं उनको काफी नजदीक से देखा हूं, उसके कारण भी मैं जानता हूं, और उसका निवारण कैसे किया जाए, उसमें करेक्शन कैसे किया जाए, यह भी जानता हूं। अभी इसका ज्ञान हम लेने की कोशिश करें ताकि जिनको डायबिटीज नहीं है उससे वो मुक्त रहे, जिनको डायबिटीज हुआ है वो अपने जीवन में परिवर्तन लाके
स्वयं को स्वस्थ करने की कोशिश करे, डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं। मैंने आपको सवाल डाला डायबिटीज, क्या डायबिटीज दुरुस्त हो सकता है? उसका मेरा जवाब हाँ में। हाँ, कोई हो सकता है कि मैंने आज तक जितने भी डायबिटिक के पेशेंट दुरुस्त किए हैं, हालांकि जहां तक मेरा नॉलेज है मेरे पेशेंट के प्रति, 100% पेशेंट को रिजल्ट मिल चुके हैं। अब हो सकता है कि कोई पेशेंट मुझसे दूर गया हो और दोबारा उसे डायबिटीज हुआ हो, तो मैं नहीं जानता। भाई आप चार्जर से मोबाइल हटा लोगे तो बैटरी तो डिस्चार्ज होने ही वाली। ईश्वर से दूर जाओगे तो परिणाम तो मिलने ही वाला है। मैं आपको ईश्वर नहीं मानता हूं, वो नहीं मैं कहना चाहूंगा, मगर मेरा ये कहने का मतलब है कि जहां नॉलेज का रिजर्वायर है उनसे संपर्क बनाए रखें। मैं एक सेंटेंस अपने डायरी में नोट करके रखा हूं, ब्रेन इज ए रिजर्वायर ऑफ नॉलेज। ब्रेन इज ए रिजर्वायर ऑफ नॉलेज। और ये रिजर्वायर कैसे भरता है? इन कनेक्शन विद गॉड, इन कनेक्शन विद सुपर पावर। तो कहने का मतलब इस रिजर्वायर को मेंटेन करिएगा। समाज में आपको, आपके परिवार को और समाज में हर व्यक्ति को आप मददगार साबित हो सकते। अभी टाइप 1 डायबिटीज क्यों होता है, एक थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा। हो सकता है कि जो रोशनी मैं डालूंगा उसमें कुछ कमियां भी हो, कुछ पॉइंट छूटे भी हो, क्योंकि मैं सर्वांगीण तो हूं नहीं, एक इंसान हूं, एक विद्यार्थी हूं, अध्ययन करने वाला अभ्यासक। तो कुछ कमियां हो सकती है। मुझसे भी दुनिया में कई विद्वान लोग पढ़े हैं, संभवतः इसके बारे में वो भी कुछ ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। सो टाइप 1 डायबिटीज क्यों होता है, इस पे जो मेरा ऑब्जर्वेशन, हालांकि ऐसे कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरे पास में जो पेशेंट्स आते हैं छोटे बच्चों को लेके, 2.5 साल का बच्चा, माता जी उसकी इंसुलिन के इंजेक्शन लगाती हैं, आंखों में आंसू आता है, उसके दर्द होता है। अब उसकी कई वजह है। सो सबसे पहली जो वजह जहां हम करेक्शन कर सकते हैं, वो चीजें मैं आपके सामने रखूं। जहां करेक्शन संभव नहीं है उसके लिए कुछ सलाह भी दूंगा। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जिसको मैं हेरिडिटरी फैक्टर बोलता हूं। इसमें जो माँ बाप को डायबिटीज है और डायबिटीज रहते हुए जब प्रेगनेंसी रह जाती है, तो कई बीमारियां हेरिडिटरी बनकर कैरी फॉरवर्ड होती हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन, मे बी रॉन्ग, मैं ये नहीं कहता, मैं क्लेम नहीं करना चाहूंगा, मगर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि बच्चों को डायबिटीज होती है, उसके पीछे जाएं तो पता चलता है कि माँ बाप को भी डायबिटीज है। और डायबिटीज रहते अगर वो महिला को प्रेगनेंसी रह जाती है तो गर्भ में पैंक्रियास में कमजोरी मूलतः रहती है और पैदाइशी डायबिटीज हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मुझे एक व्यक्ति का फोन आया था खामगांव से। उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त का लड़का है जिसकी आंखों की रोशनी कम है। मैंने कहा जांच पड़ताल कर ली? बोले हाँ साहब, जांच पड़ताल कर ली, मगर चश्मा लगाने के बाद भी उसको स्पष्ट नहीं दिखता। तो मैंने तुरंत जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि जब बच्चा जब पेट में था, प्रेग्नेंट थी जब उसकी माँ, उस समय कहीं ना कहीं बीमारी में उसने दवाइयां खाई है। मैंने जवाब दे दिया और इस साथ में ये कहा कि उस माँ को मुझसे बात करा दो। उसके बाद जब उसके उस महिला का मुझे फोन आया तो सवाल तो उसे मालूम ही था, उसने तुरंत जवाब दिया कि जब मैं प्रेग्नेंट थी उस समय मुझे चिकनगुनिया हुआ था और चिकनगुनिया के लिए मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया और वहां पे मुझे कुछ दवाइयां दी गई।
हम लोग जब भी प्रेग्नेंट लेडीज को ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं तो मेरा एक अप्रोच है, मैं दवाई अवॉइड करता हूं और खान पान में परिवर्तन करता हूं, क्योंकि कुदरती खान पान की जो व्यवस्था है उस गर्भ को मजबूत करती है, उस गर्भ की डेवलपमेंट बढ़िया करती है। हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, हर ऑर्गन उसका हेल्दी बनता है। मैं अक्सर दवाई को अवॉइड करता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा अगर कोई ज्यादा ही पीछे पड़े तो 12 अक्षर में कुछ उसको मदद कर दे, या उल्टियां हो रही है, एसिडिटी बढ़ गई, चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी लग रही है, तो 12 अक्षर के साथ कुछ होम्योपैथिक की दवाई मैं बता देता। अभी कल ही मुझे एक प्रेग्नेंट लेडी का फोन आया था, मेरे परिचित लोग हैं, उसको चेस्ट में दर्द होता था। तो मैंने जब बात की, मैंने जब पूछा, तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जो गर्भ डेवलप होता है उससे ऊपर के वर्टिकल पोजीशन में ऊपर के हिस्से में तनाव आता है और दर्द शुरू होता है। तो उसको मैंने कुछ हिदायत दी, और मैंने कहा तुम करवट बदलते समय क्या होता है ये भी ऑब्जर्व करो, और थोड़ा विश्राम करो, ये बातें होने ही वाली है, इसको एक्सेप्ट करो। मैंने दवाई का कोई जिक्र नहीं किया। मैंने कहा 3 दिन के बाद जरूरत पड़ी तो मैं बात करूंगा, वरना नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जब उस महिला ने मुझे बताया कि मुझे चिकनगुनिया हुआ, उसके बाद जब डिलीवरी हो गई, तो कुछ दिन के बाद हमारे समझ में आ गया कि बच्चे के रोज, जब बच्चा दूर की चीज देखता है तो तनाव आता है, ऐसा उन्होंने महसूस किया। अब जाके डॉक्टर से बात की, आई स्पेशलिस्ट से जांच पड़ताल की, और यह पाया कि इनबॉर्न उसकी विजन कमजोर है। कितना बड़ा नुकसान है, सोचो। क्या ये चीजें करेक्ट नहीं होनी चाहिए? क्या एक्सपर्ट ने ये नहीं सोचना चाहिए कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, एक बच्चा डेवलप हो रहा है, उसको ऐसी ही दवाई दी जाए ताकि उस गर्भ के ऊपर उसका दुष्परिणाम ना हो? सोचने वाली बात। हालांकि कुछ दिन तक मैंने उनको मार्गदर्शन दिया, मगर ऐसे अक्सर कई लोग बड़े चल बिचल होते हैं, एक डॉक्टर से कभी भी संबंध बनाए नहीं रखते, डॉक्टर हमेशा बदलते रहते। खैर, उसके लिए कोई इलाज नहीं। सो टाइप 1 डायबिटीज जो है, बचपन से ही पैंक्रियास फेलियर के कारण शुगर आती है, और क्योंकि इंसुलिन कम बनता है बॉडी में, इसलिए आर्टिफिशियल इंसुलिन देने की जरूरत पड़ती है। हम इंसुलिन तुरंत बंद नहीं करते, क्योंकि इंसुलिन की शरीर को आवश्यकता है, इसको ईंधन जैसे काम करता है, और इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज को इंसुलिन लेना कुछ दिन के लिए जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ, हालांकि जब तक डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं एडवाइस करेगा तब तक उसके इंसुलिन की मात्रा मेंटेन करना आवश्यक हो जाती है। हालांकि छोटे बच्चों में भी, जो मैंने आपको कहा, तप सेवा सुमिरन का, इसका इंट्रोडक्शन उसके भी जीवन में होना चाहिए। हालांकि जो मैं टाइम टेबल देता हूं उम्र के 25 के बाद का है, मगर टाइप 1 डायबिटीज में जहां पैंक्रियाज कमजोर है, उसमें हम अक्सर उसका तुलादान कराते हैं, खान पान में नेचुरल चीजें मैक्सिमम लाते हैं, और हमने देखा है कि निश्चित इंसुलिन की मात्रा जो है वो कम होके और एक पर्टिकुलर मात्रा में वो अपनी जिंदगी बसर कर सकता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें सुधार आने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो ये तो एक टाइप 1 की बात हो गई, क्योंकि जब तक छोटे बच्चे हैं, ना समझ होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, उनको कैसे एडवाइस दिए, इसलिए माँ बाप ने उसकी केयर करनी है। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप 2 डायबिटीज पे। टाइप 2 डायबिटीज जो है, ये ग्रोन अप बॉडी में होता है, उसकी कई वजह है। अब इसको हम थोड़ा विस्तार से लेंगे। टाइप 2 डायबिटीज में अक्सर आप देखिए कि डायबिटीज में शुगर की मात्रा 70 से 110, और बाद में 110 से आगे पोस्ट मिल शुगर 140 तक हम लोग मानते हैं। हालांकि अमेरिकन प्राइवेट जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका मानना है
कि नॉर्मल शुगर 250 तक पोस्ट मिल को नॉर्मल माना जाए। WHO की बात अलग है, बाकी प्राइवेट जितनी भी रिसर्च सेंटर्स हैं अमेरिका में, उनका मानना है कि 250 तक पोस्ट मिल शुगर को नॉर्मल माना जाए। अब जब शुगर 250 से ऊपर जाती है तो फिर पेशेंट डायबिटिक हुआ है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, और ये उन लोगों का मानना है। मेरे यहाँ ऐसी एक पेशेंट, लेडी पेशेंट आई थी, उसकी शुगर कुछ 185 190 के आसपास थी। तो मैंने कुछ एडवाइस उनको दिया, मेरे सामने उन्होंने अपने सिस्टर को अमेरिका में कांटेक्ट किया, तो बताया कि भाई मेरे को इतनी शुगर आई है और मैं डॉक्टर साहब के पास बैठी हूँ। तो उसके बहन ने तुरंत जवाब दिया, 185 कुछ भी नहीं है, बोले हमारे यहाँ तो 250 तक हम इसको नॉर्मल मानते हैं, तो तुमको शुगर नहीं है बिल्कुल, तुम भूल जाओ कि तुम डायबिटिक हो। मेरे सामने की बात। कहने का मतलब विचार अलग अलग हो सकते हैं, मगर हमें यह देखना है कि शुगर लेवल जो भी कुछ है उससे मेरे शरीर पे क्या प्रभाव हो रहा है। क्या मुझे कमजोरी लग रही है, क्या मुझे पेशाब में ज्यादा प्रमाण है, कहीं मेरे डाइजेशन पे परिणाम है, ये सब बातें हमको सोचनी चाहिए। अभी टाइप 2 डायबिटीज में जो शुगर बढ़ती है, चाहे उम्र कुछ भी, उम्र से इससे कोई मतलब नहीं। जब जीवन में पहली बार शुगर डिटेक्ट होगी तो हमें थोड़ा भूतकाल को देखना है कि मैंने क्या क्या गलतियां की। पैंक्रियास फेल्योर जो होता है वो क्यों होता है यह जानना जरूरी है। पहले मैं थोड़ा सा शुगर के संबंध में बात करूंगा। पैंक्रियास, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि खाने में से ग्लूकोज फ्रुक्टोज को खींचा जाता है और कन्वर्शन इंसुलिन में होता है और शरीर को वो सप्लाई होता है। ये पैंक्रियास का फंक्शन है। अब पैंक्रियास फेल क्यों होती है, इसमें एक हेरिडिटरी फैक्टर भी मैंने आपको बताया। हालांकि जरूर नहीं कि हेरिडिटरी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि प्रेगनेंसी के दरमियान जो भी बीमारी है, कहने का मतलब डायबिटीज अगर है मियाँ बीबी को तो बच्चों में आ सकता है। ये मैंने टाइप 1 डायबिटीज के संबंध में आपको बोला। उसके बाद में जो मैच्योर्ड बॉडीज है उनमें जो डायबिटीज का प्रमाण आता है वो अक्सर हेरिडिटरी तो एक मान लेंगे, मगर हेरिडिटरी पे मेरा 100% विश्वास नहीं है। क्यों? आज मैं 78 कंप्लीट कर रहा हूं, मेरे पिताजी ने 69 कंप्लीट किया था, उम्र के 68 में उनको शुगर हो गई। आज मैं 78 में हूं, ना शुगर है ना बीपी है। अब इसमें कहां से हेरिडिटरी आया? तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रेगनेंसी के दरमियान जिसको जो भी बीमारी होगी वो कैरी फॉरवर्ड होती है, यह मुद्दा आपको याद रखना है। मेरे यहाँ एक लेडी आती जिसको इंसुलिन चल रहा है, उसको सेकंड इश्यू चाहिए, तो मैंने उसको यही कहा कि 3 महीने का मुझे समय दे, 3 महीने में तेरी शुगर मैं नॉर्मल करा देता हूं, फिर उसके बाद में प्रेगनेंसी का सोचना। उस महिला ने मान लिया। मैंने कहा ऐसा है कि तू डायबिटिक है और आगे की जो आने वाली पीढ़ी है अगर जन्मतः अगर डायबिटिक हो तो कितनी बुरी बात है, वो होना नहीं चाहिए। इसलिए पहले तू अपना डायबिटीज दुरुस्त कर ले मेरे गाइडेंस के तहत, और उसके बाद में सेकंड इशू के बारे में सोच। उस बच्चे ने स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अभी पैंक्रियास फेल्योर की कुछ वजह है। मेरे पास में एक कंपनी का एरिया मैनेजर आया था, मैंने घटना को बताया था आपको, जहां पे मेडिसिन बनती। मेरे यहाँ जब वो आया, उसको शायद कुछ जानकारी मिली हो तो मुझे मिलने को आ गया। तो मैंने उनको तुरंत कहा, मैंने कहा कुछ दवाइयां ऐसे हैं कि जिसके कारण डायबिटीज होता है या होने की गुंजाइश है, तो क्या मुझे आप बता सकते हो कौन सी दवाइयां हैं? हालांकि कोई भी कंपनी का मैनेजर कोई बताएगा तो नहीं, मगर उसने एक एक जिक्र किया। बोले साहब
एसिडिटी का प्रमाण आजकल लोगों में काफी बढ़ चुका है। और जो एंटासिड्स खाते हैं, वो एंटासिड बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता, जल्दी फिल्टर नहीं होता, वो एसिडिटी को एंटीडोस कर देता है। मगर वो एंटासिड का लेयर फॉर्मेशन पैंक्रियास पे होता है, और पैंक्रियास धीरे धीरे डिटोरिएट होती है, उसकी इफिशियंसी धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाती है, और डायबिटीज होता है। कहने का मतलब शक्कर तो पैंक्रियास खींचती है, 100% इंसुलिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, एफिशिएंसी डाउन हो गई, तो ये एंटासिड का लेयर फॉर्मेशन होता है। ये स्वयं ने उसने कहा, और मैंने उससे लिस्ट मांगी, तो उसके बाद मेरे पास आया नहीं। मैं जानता हूं कोई नहीं आएगा ऐसे। उसके बाद में कहीं ना कहीं रॉन्ग मेडिकेशन भी एक उसका कारण बनता है। इसके लिए स्वयं डॉक्टर भी सोच सकते हैं, पेशेंट ने भी सोच विचार करना चाहिए। सो कोई साइड इफेक्ट भी उसके होते हैं। उसके बाद में कोलन, कोलन में बड़ी आंत, मैंने आपको भी बताया था, अभी आज मैं दोबारा बता रहा हूं। कोलन में जो भी खाना खाया उसमें से आवश्यक तत्व खींचे जाते हैं, जिसको हम लोग 12 क्षार बोलते हैं, जिसके इसके पहले हमने पूरे लेक्चर ले चुके हैं। अभी केवल कॉम्बिनेशन लेना है, तो डिसीज वाइज मैं कॉम्बिनेशन को लेके आगे बढ़ने वाला हूं। तो आज मैं दोबारा कोलन के बारे में थोड़ा चित्र बताना चाहूंगा, और डायबिटीज क्यों होता है, वो कौन सी वजह है, इसका भी मैं आपको जिक्र करूंगा। मैंने जो कोलन आपको बताया है, उस कोलन को 71 पॉइंट्स में विभाजित किया गया, और हर पॉइंट शरीर के अलग अलग अंगों को कनेक्टेड है। कौन से पॉइंट पे कौन सा सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा खाने से, यह उसने जिक्र किया। डॉक्टर N.W. वॉकर, एरिजोना प्रांत, यूएसए, वहां पे उन्होंने इसका रिसर्च किया। वो अक्सर डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया करते थे, और उन्होंने ये पाया कि जब उन्होंने, अक्सर छोटी आंत को काटा जाता है, किसी का मृत्यु अगर एक्सीडेंटल है या पॉइजन लेके हुआ है, तो अक्सर छोटी आंत को काट के कहीं जहर लिया है क्या वगैरह देखा जाता है। एक दिन N.W. वॉकर ने बड़ी आंत को काटा, और उन्होंने पाया उसमें ढेर सारा मल भरा हुआ था। और इसलिए जो आगे के 6 चित्र मैंने आपको बताए, वो बिगड़े हुए कोलन के चित्र है, जिसके अंदर इतना मल भरा हुआ है कि कोलन ट्विस्टेड हो गया। तो उन्होंने उस कोलन को क्लीन करने की कोशिश की। देखा कि जैसे हम मक्खन को घी में परिवर्तित करते, गैस पे रखते हुए, घी बनने के बाद में नीचे में वो एक कालिक बनती है, उसको मलाई बोलो। उसको अगर हमने निकाल के शक्कर डाल के खाया, बचपन में हम लोग बड़ा पसंद करते थे, कलाकंद टाइप लगता है करके हम लोग खाया करते थे। तो ये जो नीचे बनता है ना, काला काला, उस टाइप का उसको रगड़ के निकालना पड़ता है। तो ये कालापन जो है वो कोलन के अंदर N.W. वॉकर साहब ने देखा, उसको रगड़ के उन्होंने निकाला, पुराना मल पड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रमाण में कॉन्स्टिपेशन होता, पेट पूर्णतः साफ नहीं हो पाता। तो ये जो अंदर में मल पड़ा हुआ है, उसके कारण होता क्या है कि कोलन के अंदर जो एब्सॉर्प्शन की क्षमता है, जो बारीक बारीक सुराग है, जो पैसेज है, वो चौकअप हो जाते हैं उस पे, क्योंकि मल का लेयर फॉर्मेशन हो गया। आवश्यक तत्व खींचने में शरीर को बड़ी डिफिकल्टी जाती है, बड़ी अड़चन जाती है।
पूर्णतः एब्सॉर्ब नहीं होता। इसके लिए मैंने गए टाइम उदाहरण भी दिया है, चाय के छलने। चाय छलते छलते उसका प्रमाण कम होता है क्योंकि चाय के कण छलनी में फंस जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वो छलनी को धूप में रखेंगे, पटकेंगे, उसको साफ करेंगे। उसी प्रकार से जो पैंक्रियाज है, जिसके अंदर मल पड़ा हुआ है, उसको भी साफ करना आवश्यक है, ताकि सही मात्रा में एब्जॉर्प्शन और कनेक्टेड ऑर्गन्स को आवश्यक तत्वों का पुरवठा हो, ताकि वो कनेक्टेड ऑर्गन हेल्दी बने। मैंने एक आपको पॉइंट बताया था, पॉइंट नंबर 25। 25 नंबर पॉइंट के ऊपर सिलिका नाम का सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। मैंने लास्ट टाइम जो सॉल्ट लिया वो सिलिका लिया था। 25 नंबर पॉइंट के ऊपर सिलिका नाम का सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है और पैंक्रियाज को सप्लाई होता है। कहने का मतलब पैंक्रियाज का जो डाइट है वो सिलिका है, ऐसा मान के चलो। और सिलिका प्रॉपर मिल गया तो पैंक्रियाज एक्टिव रहती है, हेल्दी रहती है और इंसुलिन बनाने में सक्षम रहती है। शक्कर को लेगी, कन्वर्ट इंसुलिन में करेगी और पैंक्रियाज को वो सिलिका सॉल्ट मिलेगा। सो सिलिका मिलने से पैंक्रियाज हेल्दी रहेगी और जो भी इंसुलिन बनेगा शरीर में ईंधन का काम पूरा करेगा, आवश्यक जहां भी आवश्यकता है उसको सप्लाई होगा। तो गंदगी होने के कारण सिलिका की डिफिशियंसी बॉडी में फॉर्म होती है, पैंक्रियास फेलियर होता है। और इसलिए जो मेन उद्देश्य हमारा है वो कोलन को क्लीन करना, ये हमारा उद्देश्य। जैसे जैसे कोलन क्लीन होता रहेगा उसके अंदर के लेयर निकलते जाएंगे और एब्सॉर्प्शन सही मात्रा में होगा, सही मात्रा में सिलिका पैंक्रियास को सप्लाई होगा और पैंक्रियास हेल्दी बनेगी। हम लोग डायबिटीज से मुक्त होंगे। अमेरिकन एक्सपर्ट ने लिखा हुआ है, डायबिटीज विदाउट एनिमा कैनॉट बी क्योर्ड। उसके दो प्रिंसिपल उसने बताए। डायबिटीज कैन बी क्योर्ड ओनली थ्रू फास्टिंग, मैं इलाज में उसको बताने वाला हूं, मगर डायबिटीज विदाउट एनिमा इज कैनॉट बी क्योर्ड, ये एक्सपर्ट्स ओपिनियन है। हालांकि हमारे यहाँ एनिमा का चलन उतना नहीं है, प्लेन वाटर एनिमा लेना होता है। अभी मैं आज एनिमा का भी चित्र आपके सामने रखना चाहूंगा। एनिमा दो प्रकार के आते हैं, एक डिब्बे वाला एनिमा आता है और एक पंप वाला एनिमा आता है। क्योंकि इस विषय को अभी मैंने कोलन को लिया, इसलिए मैं एनिमा का भी जिक्र कर देता हूँ। डिब्बे वाला एनिमा को एक 3 फीट की लंबी नली, सामने कॉक रहता है और एक कैथेटर रहता है। 3-3.5 फीट के ऊपर डब्बे को फिट कर दो। 1 लीटर का डब्बा रहता है, उसमें सादा पानी डाल दो। ठंडी के मौसम में गुनगुना पानी डाला जा सकता, एक आधा लीटर। उस नली को लगा दो, सामने कॉक रहेगा, कॉक के सामने कैथेटर को लगा दो। कैथेटर को थोड़ा एक 2-3 इंच कोकोनट ऑयल लगा। लैट्रिन के बाद में आपको 1 घंटे के अंदर कभी भी एनिमा आप ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स ओपिनियन है कि जो लैट्रिन की हाजत होती है, जो इच्छा होती है, वो लैट्रिन के बाद भी उसका इफेक्ट जो है 1 घंटे तक कायम रहे। उसी दरम्यान आप एनिमा ले सकते, ताकि आपका कोलन, रेक्टम ये तैयार है और एनिमा का पानी जैसे अंदर जाएगा एक स्टिमुलेशन एक्शन मिलेगी और मल को लेके वो पानी बाहर आ जाए। तो ये डिब्बे वाला एनिमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में एक पंप वाला एनिमा जिसका मैंने गए टाइम भी जिक्र किया था, ये पंप है। ये जो ये लाल हिस्सा है ये पानी में डाला जाएगा, ये सामने वाला हिस्सा है, इसको, ये कैथेटर है, इसको ऐसे चढ़ाया जाए। इसकी लंबाई बढ़ गई, सामने इसमें सुराग है, 2-3 इंच इसको कोकोनट ऑयल लगा लो और ये जो पिछला हिस्सा है इसको पानी में डालो और धीरे धीरे इसको पंप करो। तो इसमें से हवा निकल जाएगी, पानी पंप के अंदर आएगा और जैसे यहां से पानी पानी बाहर निकलेगा, इसको बैठे बैठे गुदा मार्ग में 2 से 3 इंच अंदर छोड़। एक हाथ से नली पकड़ो, एक हाथ से पंप को पकड़ो और इसको पंप को प्रेस करो।
सो एक पंप, दो पंप, ऐसे 7-8 पंप पानी अंदर जाने के बाद में वो रेक्टम से थोड़ा आगे भी बढ़ता है, तो पानी में वहां का मल पूरा घुल जाएगा और मल को लेके पानी बाहर आ जाएगा। ये प्रैक्टिस अक्सर हम नवरात्रि उपवास में सप्ताह रोजाना 2 बार का इनेमा बताते। हालांकि उपवास के पहले दिन से इनेमा शुरू करना है और इसको 2 बार एनिमा लेके पूरे 9 दिन करना है। वैसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ विशेष उद्देश्य से जब आप एनिमा ले रहे हैं, मान के चलिए आप डायबिटिक हैं और आपको डायबिटीज से मुक्त होना है, आपको मैंने एनिमा की सलाह दी। चंद दिनों तक लैट्रिन के बाद आप एक बार कम से कम एनिमा लेना चाहिए। मैंने मैक्सिमम जो प्रैक्टिस की है, 21 दिन का एनिमा, शुरू के 10 दिन सुबह शाम और अगले 10 दिन केवल सुबह, और उसके बाद सप्ताह में 2 बार। ऐसे मेरे प्रैक्टिस में मैं लोगों पे प्रयोग किया हूँ, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और जैसे जैसे बड़ी आंत या रेक्टम का मल निकल जाता है, साफ होता है, वैसे वैसे शुगर लेवल डाउन होती है। ट्रीटमेंट कई अवेलेबल है, इलाज तो मैं अभी आगे लेने ही वाला हूँ। इलाज कई अवेलेबल है, मगर डायबिटीज विदाउट एनीमा कैनॉट बी क्योर्ड, ये सेंटेंस हमेशा याद है। क्योंकि डायबिटीज की एक वजह है वो, बाकी वजह तो ठीक है भाई, मेडिसिन से कुछ होता है, आप उसको अवॉइड करेंगे, मेडिसिन बदलोगे, कोई एक्सपर्ट आपको सही सलाह नहीं दे रहा है तो आप एक्सपर्ट्स को चेंज करोगे, ये बात तो ठीक है। खान पान में आप परिवर्तन करो, ये भी बात है ठीक है। मगर अंदर में जो बिगाड़ हुआ है उसको कैसे सुधारोगे? अंदर में जो मैकेनिकल एडजस्टमेंट बिगड़ गया उसको कैसे सुधारोगे? वो तो करना ही पड़ेगा। तो एनिमा ये चंद दिनों के लिए आवश्यक है। आपको अपने आप को पता चलेगा कि अभी मल नहीं निकल रहा है, केवल पानी ही निकल रहा है और मुझे पेट को अच्छा लग रहा है, भूख भी बढ़ गई, एनर्जी लेवल भी बढ़ गई। क्योंकि जब तक अंदर में मल पड़ा है वीकनेस कायम रहेगा, मल निकल जाएगा एनर्जी लेवल अप हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ टॉक्सिन्स कॉजेस वीकनेस और रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स इंक्रीजेस एनर्जी, ये हमेशा सूत्र याद रखो, उसके सिवा आप हेल्दी बने ही नहीं सकते। जो मैंने एक आपको एनिमा के बारे में जिक्र किया। कॉन्स्टिट्यूशन, अभी जैसे एनिमा का मैंने जिक्र किया, तो अक्सर मैंने देखा है कि जो डायबिटिक है उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहता ही, अक्सर। तो एनिमा उसके लिए अति आवश्यक है। कॉन्स्टिपेशन के लिए कई लोग चूर्ण खाते हैं, हालांकि उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर एक बात का मैं जिक्र जरूर करूंगा कि आपको ये लगता है कि जो भी परगेटिव्स हैं वो परगेटिव से पेट साफ होता है, ये थोड़ी गलत धारणा। बेसिकली परगेटिव ये फॉरेन मटेरियल, और कोई भी फॉरेन मटेरियल बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, उसको फेंक देती है। आपने परगेटिव रात में लिया, बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, परगेटिव को बॉडी को फेंकना है, तो बॉडी क्या करेगी? अपना पानी, शरीर के अंदर का पानी फ्लश करेगी कोलन में, पहले बड़ी छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, वो फ्लश करेगी और वो फॉरेन बॉडी को फेंकने की कोशिश करेगी, और इसलिए दूसरे दिन पतले दस्त होते हैं। और जब वो फॉरेन बॉडी पूर्णतः निकल जाएगी फिर पतले दस्त रुक जाएंगे। परगेटिव से पेट साफ होता है, इसके विरुद्ध परगेटिव बॉडी साफ कर देती है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट। खैर, उस पर अब चूर्ण वगैरह कुछ लोग लेते हैं, तो मेरा ये मानना है कि कॉन्स्टिपेशन ये कोलन, रेक्टम, उसके नीचे का हिस्सा है। कई बार जो है एनस काम नहीं करता, ये भी है। हालांकि बाराक्षार पद्धति में उसका काफी सपोर्टिंग सॉल्ट्स अवेलेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर इसको, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए एनीमा सबसे महत्वपूर्ण है। मैं लोग अक्सर मेरे पेशेंट को बोलता हूँ, कॉन्स्टिपेशन एक दिन का रोग है, एक दिन, ओनली 1 डे। मार्केट में जाना है, एनीमा को लाना है और उसको चढ़ाना है। एक दिन में मल बाहर, कॉन्स्टिपेशन दूर।
और चंद दिनों को एक आदत डालनी है। एक सप्ताह 10 दिन आपको रोजाना लैट्रिन के बाद लैट्रिन की नेचुरल कोशिश करनी है। उसके बाद आपको एनिमा लेना है। एनिमा से मन निकल जाएगा। कोलन, रेक्टम ये स्टिमुलेट होंगे। एनस स्टिमुलेट होंगे पानी से। प्लेन वाटर, उसमें कुछ भी नहीं डालना, कोई नमक भी डालने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना। प्लेन वाटर, ठंडी के दिनों में गुनगुना और बाकी सीजन में ठंडा नॉर्मल वाटर, मटके का नहीं, जल नल का पानी। तो कहने का मतलब अगर हम एनिमा लेते हैं तो बड़ी आंत, रेक्टम, कोलन ये पूरा क्लीन हो जाएगा, सिस्टम हेल्दी बनेगी, एब्सॉर्प्शन रेट बढ़ जाएगा। तो ये अगर हम करते हैं तो निश्चित शुगर डाउन होने में आपको काफी मदद है। अब उसके आगे मैं और कुछ बातें लेने वाला ही, इलाज क्या करना है। अभी ये मेरा मानना है कि डायबिटीज के संबंध में बाकी काफी कुछ जानकारी मैंने आपको दी। हालांकि इसमें कुछ पॉइंट छूट गए हो तो हम 7:30 से 8 के दरमियान जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे, आपका सवाल अगर आएगा तो मैं उसके ऊपर जवाब भी दूंगा। अभी मैं थोड़ा इलाज के तरफ मुड़ता हूं। सही इलाज और गलत इलाज। गलत इलाज पेशेंट को मजबूर करता है डॉक्टर बदलने करने। गलत इलाज पेशेंट को मजबूर करता है डॉक्टर बदलने के लिए। और सही इलाज पेशेंट को पकड़ के रखता है। गुरु की सही पहचान होने पे चेला गुरु को पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं। उसी कदर सही इलाज जहां हो उसके छोड़ना नहीं है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक मुहावरा है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो बड़े गंभीर से स्लो चलता है वही अपने मुकाम तक पहुंचता है। और इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा। रोग होने में या ऑर्गन के फेलियर में कई साल लग जाते हैं, कई साल। तो मेरा मानना है कुछ महीने तो हमारे जैसे जानकार को दीजिए, कुछ महीने, जिससे आपको लाभ होगा, साइड इफेक्ट नहीं होंगे, नुकसान कुछ नहीं होगा और ऑर्गन हेल्दी बनेगा। बॉडी पैदाइशी से हेल्दी रहती। भगवान के कारखाने में कोई भी डिफेक्टिव बॉडी नहीं बनती। डिफेक्टिव तो हम बना देते गलत चीज अपनाने से। अभी हम लोग थोड़ा इलाज की तरफ मुड़ेंगे। कुछ पॉइंट छूट गए हों तो हम आधे घंटे में लेंगे। जहां तक एसिडिटी का सवाल है, एसिडिटी कई प्रकार से होती है। गलत खान पान है, एक्सेसिव मेडिकेशन है, कई बातें होती है। तो जिनको एसिडिटी होती है, जो डायबिटिक है उनके लिए तो थोड़ा हटकर बात करूंगा। उनके लिए लौकी और ककड़ी, इसका रस अगर आप लेते हैं तो एसिडिटी कम होगी। सो एसिडिटी कम होगी तो एंटासिड आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने शुरू में बोला कि एंटासिड मे कॉज डायबिटीज। तो कहने का मतलब ये कि इसको हम लोग थोड़ा अवॉइड करें। हाँ, इमरजेंसी आ जाए तो कोई बात ही नहीं है, उसमें कोई मेरा कोई विरोध ही नहीं है उसमें। मगर एसिडिटी अगर होती है तो हम थोड़ा सोचें कि हम क्या गलत खा रहे हैं, क्या गलत पी रहे हैं, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में क्या गलत हो रहा है। इस पर सोचने पे हमको कारण मिल जाएगा। तो एसिडिटी कम करने के लिए ककड़ी लौकी का रस। उसके बाद में जिनको डायबिटीज नहीं है उनके लिए अंजीर, मनुका, किशमिश रात में भिगो के सुबह खाली पेट खा लेना। जो दालें हैं इसमें मूंग की दाल एंटासिड है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो।
ताकि एसिडिटी का डर ना रहे और जो एक कारण है वो हमारा कारण दूर हो। कॉन्स्टिपेशन, मलावरोध भी एक डायबिटीज के लिए कारण है और इसके लिए एनिमा अगर हम लेते हैं और कॉन्स्टिपेशन से मुक्त हो जाते हैं तो धीरे धीरे शुगर लेवल भी डाउन। कोलन क्लीन होगा, एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा, सिलिका प्रॉपर एब्जॉर्ब होगा, पैंक्रियाज को मिलेगा, पैंक्रियाज हेल्दी बनेगी, सो डायबिटीज से आप मुक्त हो। एक मुद्दा हमेशा याद रखें, मीठा खाने से डायबिटीज कभी नहीं होता, उसका कोई संबंध नहीं है। डायबिटीज का संबंध फेल्योर ऑफ पैंक्रियाज से है और इसीलिए पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करना। और एक मुद्दा याद रखिए, कई लोगों के मैंने मुंह से सुना है, योर पैंक्रियाज आर डेड। ऐसे कुछ लोग अपना एक ओपिनियन देते हैं डायबिटिक पेशेंट के संबंध में, बेचारा पहले डरा हुआ उसको और डरा देते हैं। योर पैंक्रियाज आर डेड। हमेशा याद रखिए कि बॉडी में कोई भी ऑर्गन डेड परिस्थिति में रह नहीं सकता। अगर गर्भाशय में अंदर अगर बच्चे का देहांत हुआ है, कहने का मतलब वो गर्भ खत्म हो गया है, तो इमरजेंसी में सीजर करके उसको निकाला जाता है, क्योंकि उसका पॉइजन एंटायर बॉडी में फैलता है और वो जो लेडी है उसके जीवन को धोखा हो सकता है, इसलिए सर्जरी इमरजेंसी में करनी। कोई भी ऑर्गन अगर बॉडी के अंदर डेड पड़ा हुआ है, कैसे संभव? पॉइजन नहीं होगा, ये बिल्कुल संभव नहीं है। सो पैंक्रियाज आर नेवर डेड, पैंक्रियाज आर इनइफेक्टिव, पैंक्रियाज हैव लॉस्ट एफिशिएंसी। तो ऑर्गन एफिशिएंसी को एनहांस किया जा सकता है। बॉडी के अंदर अगर कमजोरी आ जाए तो धीरे धीरे एक्सरसाइज करके एनर्जी को गेन किया जाता है। आंखों की रोशनी में कोई गड़बड़ हो जाए तो कुछ एक्सरसाइज उसके लिए रोशनी बढ़ाई जा सकती है। लॉस ऑफ मेमोरी अगर है तो कुछ खान पान में परिवर्तन के करके, मेडिटेशन करके, और कुछ उसकी पद्धति है मेमोरी को कैसे बढ़ाया जाए, इसका भी मैंने अध्ययन किया। तो उसकी कुछ पद्धतियां हैं, उस पद्धति से हम मेमोरी को बढ़ा सकते। तो ये अगर हो सकता है, इनडाइजेशन अगर हो गया तो लीवर को स्टिमुलेट करके उसको प्रॉपर स्टेज पे लाने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो क्या पैंक्रियाज को नहीं कर सकते? टोटल दोनों किडनियां फेल हो जाए तो ऑपरेशन करके निकाला जाता है, क्या पैंक्रियाज को भी निकालोगे? गलत। उसकी वजह जानना जरूरी है। पैंक्रियाज फेलियर क्यों हुआ है, किडनीज फेलियर क्यों हुआ है, लिवर फेलियर क्यों हुआ है, आंखों में या कान में शिकायत क्यों है, इसकी अगर वजह हम समझ ले तो मेरा यह मानना है कि दुनिया में कई इलाज अवेलेबल है। इलाज एक ही जगह पे नहीं है। हम मार्केट में जाते हैं, कपड़ा परचेस करने या सब्जी परचेस करने, एक दुकान पे नहीं रुकते हैं, कई दुकान में जांच पड़ताल करते हैं, क्वालिटी देखते हैं। वो सुबह की टूटी हुई सब्जी है या अभी ताजी है, ये सब देखते हैं, जांच पड़ताल करने के बाद उसको स्वीकार करते हैं। एक दुकान पे निर्भर नहीं रहते। और इसीलिए किसी एक के वक्तव्य के ऊपर न जाते हुए आप अपने को सोचिए। अंग्रेजी में एक सेंटेंस है, फिटेस्ट सर्वाइवल, फिटेस्ट सर्वाइवल। जो फिट है वही सर्वाइव हो सकता है। और इसीलिए इसको याद रखते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाइए। मैंने एक किताब पढ़ा था, एक सेंटेंस मुझे याद आता है, मैं केवल पढ़ के सुनाऊंगा। इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट होना है, याद रखिए। एक ऑथर है राल्फ वाल्डो ट्राइन, ट्राइन करके TRIN, एक ऑथर है, उसने लिखा हुआ अपने विचार रखे। दोज विद करेज ऑलवेज अप, जिनमें करेज है वो हमेशा हाई लेवल पे रहते हैं, अप रहते हैं। विदाउट करेज वन हैड बेटर टू बी डेड। विदाउट करेज का मतलब ही होता है कि खत्म हो जाना। सो विदाउट करेज वन हैड बेटर टू बी डेड। उसका नहीं रहने के ही बराबर वो है। कहने का मतलब यह है कि हमको करेजियस होना है, ज्ञान को बढ़ाना है, ऑब्जर्वेशन लेना है,
और खुद को खुद ही दुरुस्त करना। मैं क्या करता हूं, मैं वही करता हूं। मेरे कोई डॉक्टर से नाता नहीं, मेरे भगवान से नाता है। जो भी चाहता हूँ, जो भी मांगता हूँ, भगवान से मांगता हूँ, वो रास्ता अपने आप खोल देता। कई रास्ते उसने मेरे जीवन में खोल दिए। कहने का मतलब, ईश्वर ही आपका गुरु है, ईश्वर ही आपका सहकारी है। वो आपके साथ जीता है और आपको धोखे से बचाता है। उसके आवाज को सुनने की कोशिश करिए। इसके साथ एक मैं छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। हालांकि आज थोड़ा वक्त कम पड़ेगा, मगर कई कोई बात नहीं। कहानी बड़ी सुंदर है, अचानक याद आई है, थोड़ा कहना चाहूंगा। ईश्वर क्या है और ईश्वर पे विश्वास कैसे किया जाए। एक महिला अपने बच्चे को लेके एक छोटे से कस्बे में रहती है। 50-100 मकान होंगे। बच्चा बड़ा होता है, उसको स्कूल में डाला जाता है। अब स्कूल रहती है दूर, दूसरे गांव में। जंगल से गुजरता है बच्चा, स्कूल जाता है, स्कूल पढ़ के शाम को घर वापस आता है। जैसे जैसे दिन छोटा होता है, शाम जल्दी हो जाती है। जंगल से गुजरते समय बच्चे को बड़ा डर लगता है। बच्चा रोने लगता है। घर में आने के बाद माँ को बोलता है कि माँ, जंगल में मुझे डर लगता है, क्या करूं। पहले जमाना तो ये नहीं था कि आज के जमाने में माँ ने तुरंत स्कूटर निकाली, बच्चे को स्कूटर पे रखा और स्कूल में पहुंचा दिया। उन दिनों वो व्यवस्था नहीं थी। बच्चा रोते रोते माँ को बोलता है कि मैं माँ, मुझे डर लगता है, मैं क्या करूं। तो रोजाना माँ के पास शिकायत आती है। माँ सोचने लगती क्या करना है। माँ बोलती है बेटे को, बेटा क्यों डरता है, अरे जंगल में तेरा मामा रहता है। अब मामा ये प्राणी इतना अच्छा है, हर व्यक्ति मामा बोलते बराबर खुश हो जाता है। माँ बाप बहुत ही नजदीक का व्यक्ति है। मामा और मौसी बहुत नजदीक के लोग। मामा सुनते बराबर खुश हो जाता है, रोना बंद हो जाता है। दूसरे दिन जंगल से जब गुजरता है, डर लगता है, अंधेरा होता है, मामा करके आवाज देता है, मामा आता नहीं। घर आने के बाद शिकायत करता है कि माँ तूने मामा है रहता है बोला, मगर मामा तो आया नहीं। कई आवाज मैंने लगाई। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है। माँ समझाती है, बेटा वो खेती बाड़ी करता है, हो सकता है तेरे आवाज पहुंची ना हो, वो कहीं खेती में बिजी हो, वगैरह वगैरह। एक दिन की बात है, बच्चा जो गुजरता है, तो उस समय आकाश में बदली आती हैं और बारिश की बूंदे आना शुरू हो जाती। बच्चा रोने लगता है। जाए तो कहाँ जाए, इधर उधर देखता है। एक टूटा फूटा मंदिर उसे दिखता है, वहां जाकर रुक जाता है और जम के रोने लगता है। क्या करे बट, वो आवाज देता है मामा मामा करके, आवाज पहुंच जाती है। एक बुढ़ा व्यक्ति माथे पे फेटा बांधे हुए, हाथ में लकड़ी, कमर झुकी हुई और हाथ में कुछ थैली छोटी सी लेके एक बुढ़ा व्यक्ति वहां पहुंचता है। बेटा क्यों रो रहा है। मुझे बोले अंधेरे का डर लगता है, मुझे घर जाना है, मैं स्कूल से निकला हूँ। मेरे माँ ने बोला था कि जंगल में मामा रहता है, इसलिए मैं उसे पुकार रहा हूँ। वह बुढ़ा व्यक्ति बोलता है, अरे तेरा मामा मैं हूँ। बेटा खुश, रोना बंद, आंसू पूछ लेता है। मामा अपने थैली के अंदर से फल निकालता है, उसको खाने को देता है। फल खा के बेटा खुश हो जाता है। मामा बोलता है कि चल मेरे तेरे तेरे घर तक मैं आता हूँ, तुझे पहुंचा देता हूँ। बोले चलो मामा, माँ से भी मुलाकात हो जाएगी। बोले आज तो माँ से नहीं मिलूंगा, बाद में कभी मिलूंगा, तुझे मकान तक पहुंच देता हूँ। और मकान तक जाता है, मामा उसकी उंगली छू निकाल लेता है और उसको घर में भेज देता है। अब मामा गायब हो जाता है।
चंद दिनों के बाद में एक माँ भी रोजाना सोचती है कि ऐसा कौन सा मामा है। मैंने तो मामा काल्पनिक बोला था, मामा तो है नहीं, आया कौन से कि मेरे बेटे को अगवा तो नहीं कर लेगा, मुझे कोई एफआईआर तो लॉन्च नहीं करनी पड़ेगी। तो माँ बोलती, बेटा आज इतवार का दिन है, चल तेरे मामा से मिलते हैं। जंगल में माँ बेटे दोनों जाते हैं। बेटा आवाज देता है, मामा नहीं आता। मामा था ही नहीं, आएगा कहां से। भगवान कैसे स्वरूप बदलता है। आकाशवाणी होती है कि बहन, तेरा निष्पापक बालक जो है, मुझ पे इतनी उसकी श्रद्धा थी कि मुझे आना पड़ा। उसके श्रद्धा के कारण मैं आया, मगर एक बालक के नाते उसे उसे मैंने एक अलग स्वरूप में दर्शन दिया। मैं तुझसे मिल नहीं सकता हूं, तो बालक के नाते मुझे आना पड़ा। तेरा विश्वास, बालक की श्रद्धा, बाकी मैं तुझे दर्शन नहीं दे सकता हूं। ऐसा कहते हुए आकाशवाणी समाप्त होती है। ये भले दंत कथा हो, भावनिक कथा है, भगवान से नाता जोड़ने की वाली कथा है और श्रद्धा को बढ़ाने वाली कथा है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, ईश्वर मेरे साथ जीता है, ईश्वर मेरे पीछे हमेशा के लिए खड़ा है। जब भी मैं आवाज देता हूं, वो हाजिर होता है। मैंने आपको भी बोला था, द्रौपदी वस्त्र हरण में जब उसने कृष्ण को याद किया तो दौड़ के हाजिर हुआ। अगली कहानी आपको मालूम है। कहने का मतलब, मोबाइल के साथ साथ खुद को भी मेडिटेशन के माध्यम से आप चार्ज करने की कोशिश करें। अभी हालांकि मेरा डायबिटिक टॉपिक एक दिन में खत्म नहीं होने वाला, बच्चा खच्चा हम अगले शनिवार को लेंगे ही, क्योंकि साथ में मुझे ब्लड प्रेशर अगली बार लेना है, मैंने आपको बोला है। तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये ब्लड प्रेशर का भी बेस है, वो कैसे बेस है, और डायबिटीज के कारण रक्त कैसे दूषित होता है और बीपी कैसे बढ़ता है, यह टॉपिक को लेकर हम अगले शनिवार को आने ही वाले हैं। मगर साथ ही साथ कुछ इलाज मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ लोगों का जो अप्रोच है, मेरे एक मित्र थे, हैदराबाद में रहा करते थे, उनको डायबिटीज था। सुबह 8 किलोमीटर और शाम को 8 किलोमीटर वॉकिंग करते थे, मगर डायबिटीज कभी नहीं मिटा, नेवर। कुछ प्रमाण कम हुआ, इतना ही कह सकता हूं। डायबिटीज सुधारने के लिए पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करना और उसको एक्टिव करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक इलाज मैंने एनिमा का आपको बोला। 12 क्षार में नेट्रम सल्फ करके हैं 6x पावर में, तो आप उसका सुबह दोपहर शाम 7 कुछ दिनों तक कर सकते हैं। ये सेकंड इलाज हुआ। एनिमा ये तीसरा इलाज हुआ। और दूसरी बात, डायबिटीज कैनॉट बी क्योर्ड विदाउट फास्टिंग, या डायबिटीज कैन बी क्योर्ड ओनली थ्रू फास्टिंग, ये एक्सपर्ट्स, अमेरिकन एक्सपर्ट का ओपिनियन है। फास्टिंग से शरीर के अंदर के टॉक्सिन बाहर फेंके जाते हैं, हर ऑर्गन स्टिमुलेट होता है, वैसे पैंक्रियाज भी स्टिमुलेट होता है। सो एनीमा, फास्टिंग, और तीसरा रॉ ईटिंग, कच्चा खाना, जिसमें सलाद, फ्रूट्स और अंकुरित अनाज, मूंग वगैरह वगैरह। उसके बाद में, अब पैंक्रियाज इतनी छोटी सी अंदर ग्रंथि पड़ी हुई है, आप कितना भी स्विमिंग, रनिंग और एक्सरसाइज और क्या क्या करोगे, इतने छोटे से पैंक्रियाज पे ऊपर असर बहुत कम होता है। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पैंक्रियाज क्यों फेलियर हुई और पैंक्रियाज को स्टिमुलेट कैसे किया जाए। बस दो ही चीज बातें याद रखनी है, क्यों फेल हुई और कैसे स्टिमुलेट करें। दो बातों से आप डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं। और उसके लिए मैंने इलाज आपको बताया। एनिमा से कोलन क्लीन होगा, एब्सॉर्प्शन सही मात्रा में होगा, फास्टिंग करोगे
टॉक्सिन या ऊपर के लेयर जो भी अंदर पड़े हुए हैं वो बाहर फेंके जाएंगे। रॉ ईटिंग से उससे पैंक्रियाज को सही मात्रा में नेचुरल डाइट मिलेगा, पैंक्रियाज हेल्दी बनेगी। उसके बाद में योगा, प्राणायाम। योगा में मैंने देखा है कि जो भी योगा हम करते हैं उससे पैंक्रियाज के ऊपर तनाव आता है, हर ऑर्गन पे तनाव आता है, हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन सब स्टिमुलेट होते हैं, सब एक्टिव होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन फास्टर होता है। और ब्लड ये हर ऑर्गन का डाइट है, और इसीलिए ब्लड को हेल्दी रखना पड़ता है। और इसलिए पैंक्रियास को अगर सही मात्रा में सही ब्लड मिले तो निश्चित है पैंक्रियास हेल्दी बनने में मदद मिलेगी। दूसरा, एक अगला पॉइंट मेरा रहेगा एक्यूप्रेशर या सुजोग पद्धति जिसको हम लोग बोलते हैं। एक्यूप्रेशर का भी शुगर को, मेरे एक मित्र हैं जो एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस करते हैं, वो उन्होंने कई लोगों की शुगर कम की, कई लोगों के किडनी फेल्यूर में भी उन्होंने उस किडनी को एक्टिव करने में काफी उनको मदद की। सो इसलिए एक्यूप्रेशर से भी शुगर कम होने में मदद मिलती है। उसके बाद में 2 पॉइंट और बता दूं, हरे पत्तों का रस और करेला, टमाटर और खीरा का रस, ये दो बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। एक 5 मिनट और, एक करेला, एक टमाटर, खीरा, नाही बघितलं ना माझं. आता तो असे बघून एक मिनिट कशा रमेश दादा, माइक आवाज ऑन बंद आहे, करा. रमेश दादा आपला आवाज बंद करा. कृपया थोड़ा माइक बंद करावा. एक करेला, एक टमाटर और एक खीरा या ककड़ी, ककड़ी के या खीरा के छिलके निकाल दो, तीनों चीजों के टुकड़े करो, मिक्सी में डालो, 1 गिलास पानी डाल के जूस को छान लो। उस जूस में थोड़ा सेंधा नमक और नींबू निचोड़ो। 1 गिलास जूस रोजाना खाली पेट टट्टी के बाद 1 महीना आपको लेना है। जिनकी शुगर 500 या मान के चलिए 350 400 के ऊपर जिनकी शुगर जाती है, उन्होंने तुरंत करेला, टमाटर और खीरा इसका जूस चालू करना। ये जूस के 3 फायदे, शुगर को डाउन करता है, पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, संधिवात जिनको जोड़ों के दर्द की शिकायत है वो जोड़ों के दर्द कम होता है, यानी यूरिक एसिड कम करने में यह रस फायदा देता है। और तीसरा, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, यानी पेट साफ होने में मदद करता है। सो करेला, टमाटर और खीरा का रस, जिनको इंसुलिन है उनको निश्चित इससे ही शुरुआत करनी है। उसके बाद में इंसुलिन के जैसे जैसे शुगर कम होगी, इंसुलिन की मात्रा को भी कम करते जाना, क्योंकि रेडीमेड बॉडी को जब इंसुलिन हम देंगे तो पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगी, क्योंकि रेडीमेड ऑलरेडी मिल चुका है। भाई खाली पेट जो है उसको खाना अगर मिल गया और पेट भर गया तो दोबारा क्या खाएगा, तो वैसे ही है। तो अगर इंसुलिन सही मात्रा में बॉडी को मिल गया तो पैंक्रियाज जो इंसुलिन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगी। न बनाने की प्रक्रिया अगर बढ़ती जाती तो ये डिटोरिएशन प्रोसेस, वो धीरे धीरे पैंक्रियाज अपनी एफिशिएंसी खो देगी। जब मैं सर्विस में था तो मोस्ट एक्टिव था, जब मैं रिटायर्ड हो गया तो लिथार्जिक हो गया। घर में काम करने वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा काम करेगा और न काम करने वाला व्यक्ति आलसी बनेगा, वही पैंक्रियाज का इफेक्ट है, दूसरा कुछ नहीं। तो ये आपको याद रखना है। और जिनकी शुगर या जिनको इंसुलिन नहीं है, गोलियां खाते हैं, तो उनको हरे पत्तों का रस भी लिया जा सकता है। हरे पत्तों के रस में 3 प्रकार के पत्ते शुगर को कम करते हैं। नंबर 1 है बेल पत्री, दूसरी है सीताफल के पत्ते, और तीसरा है आंवले के पत्ते। बेलपत्री, सीताफल और आंवला, ये 3 पत्तों से शुगर लेवल डाउन होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में पत्तों का रस लेना काफी कुछ फायदेमंद होता है। इससे आपको क्लोरोफिल नाम का द्रव्य मिलता है, बॉडी का इंफेक्शन को दूर करता है और बॉडी को हेल्दी बनाता है। साथ में कुछ पत्ते और जोड़ दीजिए, बेल, तुलसी, दुर्वा, गणेश जी के दुर्वा, तुलसी कृष्ण भगवान की, और शंकर जी का बेलपत्र,
तो 3 ये पत्ते, 3 सब्जी के पत्ते, कड़ी पत्ता, पुदीना और धनिया यानी सांबर, ये 3 सब्जी के पत्ते। उसके आगे जाते हैं सीताफल के पत्ते, आंवले के पत्ते, और एलोवेरा अगर डालना है तो एलोवेरा डाल सकते, या तो मूंगने के पत्ते, मूंगना, शेवगा, उसके पत्ते में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। सो कुल मिला के 9 पत्ते हो गए। उसमें अगर आपको एडिशन करना है तो कर सकते हैं। एडिशन कौन से? अनार के पत्ते, जाम के पत्ते, आम के पत्ते, ये भी डाले जा सकते हैं, मगर इतने पत्ते नहीं भी डाले। और मैंने जो 9 पत्ते का जिक्र किया, बेलपत्री, तुलसी, दुर्वा, कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, सीताफल के पत्ते, आंवले के पत्ते और मूंगना के पत्ते या एलोवेरा, ये 9 पत्ते, या एलोवेरा प्लस किया तो 10 पत्ते। ये अगर हम इसका जूस लेते हैं तो शुगर धीरे 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 कम होते जाएगी। और हो सकता है कि जैसे शुगर कम होगी, आपको गोलियां भी कम करनी है, या इंसुलिन होगा तो इंसुलिन भी कम करना है, या जिनको इंसुलिन भी है गोलियां भी है, उनको पहले शुरुआत करेले के रस से करो 1 महीना, उसके बाद में पत्तों के रस पे आ जाओ, साथ में नेट्रम सल्फ आपको लेना है, आपको योगा प्राणायाम एक्यूप्रेशर इसका फायदा लेना है। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपके शुगर की मात्रा कम होती जाएगी, आप हेल्दी बनोगे। ऐसा एक अप्रोच है। और थोड़ा सा गलत धारणाएं कौन सी है, मैं थोड़ा आज 2-4 मिनट ज्यादा लूंगा। हालांकि आज मैं 8 बजे, 7:45 तक लेने वाला था, अगर मौका मिले तो ले भी सकता हूं, ऐसी बात नहीं। मगर फिर इसमें कुछ गलत धारणाएं कौन सी है, ये मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। दादा, मीठा खाने से, दादा, बोला दादा। अ, हाँ, अभी 7:30 बज गए। अभी आप प्रार्थना ले लीजिए, अपन अगले अगले क्लास में ले लेंगे, क्वेश्चन आंसर कोई हो बात, जाएगा। कोई बात, कोई बात, कोई बात। चलो अभी हम लोग यहाँ रुकना चाहेंगे, क्योंकि अगली बार के सत्र सवाल में। जवाब हो जाएंगे, प्रतिक्रिया हो जाएगी। आप हाँ, शांति पाठ ले लीजिए। चलिए। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। दुनिया का हर व्यक्ति सुखी संपन्न हो, इसी प्रार्थना के साथ। हरिओम, हरिओम, हरिओम।